रात के सन्नाटे के बीच हम एक कार को देखते हैं और इस कार में जो बच्चा बैठा हुआ है उसका नाम है एंट और इसके पेरेंट्स उसे वेकेशन पे लेके जा रहे हैं, लेकिन एंट अंदर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, ना जाने क्या बात है। खैर जो भी हो, ये लोग अपनी वेकेशन पे पहुंच चुके थे, शहर से कोसों दूर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जहाँ पे बहुत से लोग अपनी वेकेशन मनाने के लिए आया करते थे। ये है बेन जो कि अपनी पत्नी लुइस और अपनी बेटी एग्नेस के साथ आए हुए हैं। बेन स्विमिंग पूल के पास बैठे अपनी बुक रीड कर रहे हैं। तभी एन के डैड पैट्रिक बेन के पास आ जाते हैं। दरअसल उन्हें वो बड़ी सन लॉन्चर चाहिए थी और इसी बहाने उनके बीच में थोड़ी सी बातचीत भी हो जाती है। पैट्रिक के हाव भाव से लग रहा था कि वो असल में जिंदगी को एंजॉय करने वाला पर्सन है। दरअसल वही तो वेकेशन का असली मजा उठा रहे थे और पैट्रिक ने यहाँ की गलियों में घूमने के लिए एक स्कूटर भी रेंट पे ले लिया था। स्कूटर देखे लुइस भी जिद पे अड़ गई कि उसे भी बाइक पे घूमना है, लेकिन उसकी माँ लुइस डर रही थी क्योंकि हेलमेट नहीं था और कोई गड़बड़ न हो जाए। पैट्रिक गाड़ी वगैरह आहिस्ता चलाता है, सो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये बात पैट्रिक की वाइफ कियारा ने बताई और इतने में ये लोग घूम के भी आ गए और बातों ही बातों में लंच का प्रोग्राम भी बन गया। एन इतना ज्यादा गुमसुम क्यों रहता है, इस पे उसके फादर पैट्रिक ने बताया कि दरअसल उसे कंजगल अब्लोशिया है, जिसमें बच्चे पैदाइशी तौर पे जुबान के बगैर ही पैदा होते हैं और इसीलिए वो बोल नहीं पाते और बदकिस्मती से उनका बेटा भी बोल नहीं सकता। वैसे आप दोनों क्या करते हैं? दरअसल बेन की कंपनी कैलिफोर्निया से लंदन शिफ्ट हो रही थी और इसीलिए बेन भी अपनी फैमिली के साथ लंदन चला आया, लेकिन एंड टाइम पे उसकी कंपनी ने उसे कुछ पैसे देके कंपनी से निकाल दिया, जिसका मतलब साफ था कि फिलहाल वो लंदन में घर और नौकरी दोनों को लेके परेशान था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पैट्रिक की बात करें तो वो अपनी अच्छी खासी डॉक्टरी की जॉब छोड़ के एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए काम करता है। पैसे वैसे के लिए क्या रखा है और वैसे भी गरीब लोगों की मदद करके उसे खुशी मिलती है और इसी तरह इनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। और वापसी से पहले पैट्रिक ने बेन की फैमिली को अपने घर पे इनवाइट भी किया और अब अगले दिन बेन अपनी फैमिली को लेकर लंदन आ गया और किराए का मकान लिया और यहीं पे रहने लगे। बेन ने नौकरी के लिए एक जगह इंटरव्यू भी दिया, लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई और दूसरी तरफ एग्नेस अलग ही परेशान करती थी। कहने को तो वो 11 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका बचपना अभी गया नहीं था। मतलब उसके पास एक बनी था जिसे छोड़ने को वो तैयार नहीं थी और ये दोनों मियाँ बीवी उसे सिखा सिखा के थक चुके थे। अब एक रात उन्हें पैट्रिक का पोस्ट कार्ड मिला जिसमें उसने इटली में बिताए हुए वेकेशन का जिक्र किया हुआ था और ये भी कि एंड एग्नेस को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और आगे उसने इन्हें अपने घर पे इनवाइट भी किया था। बेन नौकरी ढूंढ ढूंढ के परेशान तो हो ही चुका था, इसलिए फैसला किया कि क्यों ना वहाँ पे घूम ही आते हैं और इस झमेले से ब्रेक भी मिल जाएगा। और अब अगली सुबह कार लेके वो ड्राइव पे चल पड़े। पूरा दिन सफर करने के बाद अब शाम हो चली थी और अब वो एक ऐसे इलाके में पहुँच चुके थे जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था। यही रात देर से चल के वो पैट्रिक के घर तक पहुँचे। उनका घर पुराना तो था लेकिन काफी पुरसुकून था। वो एक दूसरे से मेल मिलाप किए और एक दूसरे का हाल चाल पूछा और अब कियारा उन्हें अपना कमरा दिखाने के लिए ले गई। पोस्ट कार्ड में जिक्र किया था कि एन एग्नेस को बहुत ज्यादा याद करता है, लेकिन यहाँ उसे सामने देख के उस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये बहुत ही अजीब किस्म का लड़का था। कियारा ने एग्नेस का बेड दिखाया कि वो एन के साथ ही सोएगी। एग्नेस को जमीन पे सोना है, ये बात लुइस को पसंद नहीं आई और यहाँ पे चूंकि वो मेहमान थे इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाए। और अब खाना वगैरह खाने के बाद उन्होंने बैंड को कचरा फेंकने के लिए बाहर भेज दिया और बैंड जब कचरा फेंकने के लिए बाहर गया तो अचानक अपने पीछे एंट को देख के डर गया। दरअसल एंट उसे अपना मुंह खोल के उसे कुछ दिखाना चाहता है, उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच में पैट्रिक वहाँ पे आ गया और वो एंट को अपने साथ ले गया और वो जो कुछ बताना चाहता था बैंड उसे समझ नहीं पाया। और अब बच्चों को सुलाने के बाद ये लोग महफिल जमा लिए और इस बात की भी जिक्र हुई कि उनके आस पड़ोस में कोई और घर क्यों नहीं है। और पैट्रिक ने उन्हें बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे एक गांव है और ये लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी भी हुई तो दिक्कत की कोई बात नहीं। और इधर एग्नेस भी सो चुकी थी। तभी एंड उसी जगह के अपने जिस्म पे मौजूद निशान दिखाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझा पाता उसके मदर यहाँ पे आ जाती हैं। आखिर उसके साथ ये सब कुछ हुआ क्या था?
दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में जाती है, लेकिन इतने गंदे बेड को देख के वो बना उठी। इनकी खातिरदारी करते हुए अपने पालतू जानवर को काटना, और ये जानते हुए कि लुइस वेजिटेरियन है, वो मीट वगैरह नहीं खाती, जबरदस्ती उसे मीट खिलाना। पैट्रिक और एंट के इस अजीबोगरीब बर्ताव के पीछे आखिर क्या राज है? लुइस इस गंदगी से भरे बेड पे एक रात भी गुजारना नहीं चाहती थी। अगली सुबह डिसाइड किया कि लुइस की गर्दन दुखने का बहाना करके यहाँ से कट लेंगे, लेकिन इतने में क्यारा दावत लेके चली आई। असल में पैट्रिस के दोस्त माइस ने उन्हें अपने घर दावत पे बुलाया था, जिसे वो मना नहीं कर पाए। अब सच सच के घर से निकलते समय पैट्रिक ने उन्हें बताया कि सिर्फ वो चारों ही जा रहे हैं, बच्चे यहीं घर पे केयरटेकर मौजिद के साथ रहेंगे। एग्नेस को इस तरह से किसी अनजान आदमी के साथ छोड़ना लुइस को कुछ सही नहीं लग रहा था। पैट्रिक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मौजिद उनका हास है, वो मास्टर है और बच्चों को संभालना जानता है। और इसके बाद वो दंदनाते हुए माइक के घर की तरफ चल पड़े, और जिस रफ्तार से वो गाड़ी चला रहा था वो डॉक्टर काम उस सर की ज्यादा लग रहा था। अब राम भरोसे वो माइन के घर तक पहुंच गए। माइन ने उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, और दूसरी तरफ एंट एग्नेस को मौजिद की नजर से बचा के कुछ दिखाने ले गया। उसके डैड के घड़ी के कलेक्शन में अनगिनत घड़ियां थी, और एक को दिखा के वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एग्नेस कुछ समझ ही नहीं पाई। लेकिन तब तक मौजिद वापस आ गया था, और अब खाना खाने के बाद माइन अच्छा खासा बिल पकड़ा देता है। लेकिन अब पैट्रिक ये बिल बैन के मत्थे मार के अपनी गाड़ी निकालने के लिए चला जाता है। मतलब कि ये शौक से दावत उड़ाने तो आए थे, लेकिन उल्टा खुद ही लुट गए। उनका पाला गजब के नमूनों से पड़ा था। और इतना ही नहीं, घर पहुंचने के बाद ये दोनों अपने कमरे में क्या कर रहे हैं पैट्रिक तांका झांकी भी कर रहा था। हालांकि उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी। लुइस इस गंदे से बेड पे ना तो कल सो पाई थी और ना ही आज उसे नींद आ रही थी, और ऐसे ही वो एग्नेस की खोज खबर लेने के लिए उसके रूम में चली गई। लेकिन एग्नेस और एंट दोनों ही अपने कमरे में नहीं थे, और अब घबराहट के मारे वो पैट्रिक के रूम में गई तो वहाँ का नजारा देख के दंग रह गई। एग्नेस पैट्रिक और उसकी बीवी के दरमियान में सोई हुई थी। उसने जल्दी से एग्नेस को अपनी गोद में उठाया, अपने हस्बैंड को जगाया, और सुबह होते ही यहाँ से रफू चक्कर हो गई। और अब एग्नेस परेशान हो चली क्योंकि उसका बनी तो वहीं छूट गया। गाड़ी रोक के पूरा सामान छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके डैड ने लाख समझाया कि दूसरा खरीद लेंगे, लेकिन एग्नेस की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसे लगने लगा था कि वो लोग इसके बनी को नुकसान पहुंचाएंगे, और उसके इसी परेशान करने की वजह से उनकी गाड़ी ट्रक के साथ एक्सीडेंट से बार बार बची। और कहीं एग्नेस की सांस की बीमारी उभर न जाए, वो इसके बनी को लेने के लिए वापस मुड़े। लेकिन तब तक वो जाग चुके थे, और वो कहने लगे कि आखिर तुम बिना बताए यहाँ से क्यों चले गए। और जब पैट्रिक ने उनसे पूछा तो लुइस ने गुस्से में कहा, दरअसल बात ये है कि रात को उनकी बेटी इनके कमरे में क्या कर रही थी, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, और इसी वजह से वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। दरअसल एग्नेस को एंट के कमरे में घबराहट होने लगी थी, और वो लगातार अपनी माँ को आवाज लगाई जा रही थी, और उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही, और इसी वजह से क्यारा उसे समझा बुझा के अपने साथ ले आई। और पैट्रिक को तो ये बात पता भी नहीं थी, और ये बात जानने के बाद लुइस और बेन उनसे माफी मांगे। लेकिन यहाँ पे लुइस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि अगर एग्नेस इतने जोर जोर से रोई और चिल्लाई तो उसे आवाज क्यों नहीं आई। आखिर वो भी तो सारी रात जागती रही थी। खैर उसकी ये लापरवाही उन्हें बहुत ज्यादा खटकने वाली है। खैर उनके वापस पहुंचने से एंट बहुत ज्यादा खुश था। वो उन्हें अपने पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां दिखाना चाहता था, और इन लोगों का भी मूड चेंज हो गया। वो जाने से पहले नाश्ते वगैरह का इंतजाम करने लगे, लेकिन इसी दौरान लुइस की उंगली कट गई, और बेन ने पैट्रिक को उसकी उंगली देखने को कहा। तो वो बोल पड़ा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बेन ने कहा, तुमने तो बताया था कि तुम एक डॉक्टर हो। उसने बताया कि दरअसल जब भी मैं किसी अजनबी आदमी के सामने नर्वस फील करता हूँ तो लंबी लंबी फेंकने लगता हूँ। बेन ने कहा कि अगर डॉक्टर नहीं हो तो करते क्या हो, घर का खर्च वगैरह मैनेज कैसे करते हो। उसने कहा कि खर्चा मैनेज करने के लिए छोटा मोटा काम कर
लेता हूँ। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। दरअसल पैट्रिक डॉक्टर ही था और ये दोनों मिलके उनकी टांग खींच रहे थे। और अब नाश्ता वगैरह करने के बाद एंट और एग्नेस डांस करने लगते हैं और एंट हर बार बीट से बाहर जा रहा था, जिसपे पैट्रिक भड़क उठा और यहाँ तक कि उसे गिलास से मारा। और लुइस फौरन डांटने लगी कि बच्चों को समझाने का ये कौन सा तरीका है। और पैट्रिक कहता है कि अब तुम मुझे समझाओगी। पैट्रिक कहता है कि बचपन में मार मार के मेरा बाप मेरी पीठ सुझा देता था। मुझे अच्छे से पता है कि बच्चों के साथ क्या करना है और क्या नहीं। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ था कि कियारा को उसे शांत करना पड़ा। दरअसल बचपन के इस बर्ताव का उस पर गहरा असर पड़ा था। वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं था। और उनके यहाँ से जाने के बाद लुइस फौरन यहाँ से जाने का इरादा कर चुकी थी। हम कॉफी वगैरह पी के उनको अलविदा कहेंगे, ये मशवरा उनके दरमियान में तय पाया। और दूसरी तरफ एंट एक अलग ही जद्दोजहद में लगा हुआ था। वो दबे पांव पैट्रिक के पास गया और चुपके से उसकी जेब से चाबियों का छल्ला ले आया। और बाहर चूंकि उसकी माँ थी और इसीलिए एग्नेस के साथ खेलते खेलते वो जानबूझ के बॉल को फार्म में फेंक देता है। और अब बॉल लेने के लिए एग्नेस को साथ लेके अंदर गया और चाबी से इस फार्म का दरवाजा खोला। अंदर एक अंडरग्राउंड रूम बना हुआ था। अंदर दर्जनों सूटकेस, कपड़े और डिफरेंट चीजें पड़ी हुई थी, जिन्हें देख के कलेजा ही मुंह को आ गया। वहीं एग्नेस सिर्फ 11 साल की थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये चीजें यहाँ पे क्यों रखी हुई हैं। एग्नेस ने उसे एक एल्बम दिखाया और एक फोटो पे हाथ रख के बताया कि ये असल में उसके असल पेरेंट्स हैं और ये घड़ी उसके फादर की है, जो कि वो इसे पहले भी दिखा चुका है। और फोटो में उसकी जेब भी नजर आ रही है, लेकिन पैट्रिक ने उसकी जुबान काट दी और उसके मॉम डैड को भी मार डाला। और यही नहीं, पैट्रिक और क्लेरा का काम ही यही है। वो नए नए लोगों से दोस्ती करते हैं और उन्हें अपने घर पे इनवाइट करते हैं और फिर वो इस कपल को मार के बच्चे की जीभ काट के उसे अपने पास रख लेते हैं। और इसके बाद वो इस फैमिली को बुद्धू बना के अपने घर इनवाइट करते हैं ताकि बच्चे की हेल्प से नए शिकार को फंसाने में आसानी हो। और फिर उस नई फैमिली के साथ बच्चे को, जिसे उन्होंने जीभ कटा के अपने पास रखा था, उसे भी मार डालते हैं और इस नई फैमिली का बच्चा अपने पास रख लेते हैं, जिसका मतलब साफ था कि इस बार वो बेन और लुइस को मार के उनकी बेटी एग्नेस को अपने पास रख लेंगे। और साथ ही साथ एंट को भी बाकी बच्चों की तरह मार दिया जाएगा। यानी कि उनके ये क्राइम करने का पैटर्न बरसों से चला आ रहा था और उनके इस कारनामे से पूरा एल्बम भरा पड़ा था। और चूंकि एंट बहुत ही चालाक बच्चा था और इसीलिए वो इतना कुछ जान पाया। और यही नहीं बल्कि उसने एग्नेस को सबूत के तौर पे फोटोज क्लिक करने को भी कहा। और उसने पिछले दिनों एग्नेस को लिख के भी दिया था कि वो यहाँ पे सेफ नहीं है और उसे हेल्प चाहिए, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक और खराब हैंडराइटिंग के चलते वो ये बात समझ नहीं पाई। और फिर पकड़े जाने के डर से उसे ये कागज छुपा के निकलना पड़ गया था। और इससे पहले कि पैट्रिक जाग जाए, एंड को वो चाबी वापस रखनी थी। और तब तक एग्नेस अपने पेरेंट्स को ये बात बताने के लिए खेलने के बहाने बुलाती है, लेकिन वो कॉफी पीने में बिजी थे। लेकिन तब तक पैट्रिक जाग चुका था और वो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और एंट ने भी बिला हिचकिचाहट कहा कि उसे बाहर कॉफी पीने के लिए बुलाया जा रहा है। चलो जल्दी से पीठ पे आ जा, उन्हें ये भी तो दिखाना है कि हम दोनों में कितना प्यार है। और इसी बीच में एंट ने वो चाबी का छल्ला उसकी पॉकेट पे लगा दिया। उधर जब बात नहीं बनी तो एग्नेस ने एक कांटे से अपने पाँव को जख्मी किया और अपने पेरेंट्स के पास जा पहुंची। उन्हें लगा कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और इसीलिए लुइस उसे लेके कमरे में आ गई ताकि वो इसे समझा सके कि ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। एग्नेस ने अपने मोबाइल में मौजूद फोटोज उसे दिखाई और अब लुइस बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी और एग्नेस भी जिद करने लगी कि वो एन को अपने साथ लेके जाएंगे। और दूसरी तरफ पैट्रिक को पता लग गया था कि बेसमेंट में कोई तो गया था और अब लुइस अपने हस्बैंड को अपनी बेटी का जख्म दिखाने के बहाने अंदर ले आई। और अब सब कुछ जानने के बाद लुइस ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी का पीरियड्स का बहाना बना के यहाँ से बच निकलेंगे और फौरन से ये बात जाके उन्हें बताई। और अब पैट्रिक की फैमिली उन्हें छोड़ने के लिए आई, लेकिन ये क्या, कार तो पंचर हो चुकी थी और वो आपस में फुसफुसाए कि कुछ दूर तक ऐसे ही चला लेंगे। लेकिन पैट्रिक ने रोक ही दिया। कार को ठीक करने के लिए उसके पास टूल्स थे, सो वो इन टूल्स को लेने के लिए अंदर चले गए। बेन अंदर ही अंदर सहमा हुआ था कि कहीं पैट्रिक उस पे हमला न कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैट्रिक ने तो उनकी गाड़ी भी ठीक कर दी और निकलते समय एग्नेस ने देखा कि उसके बनी को किसी ने छत पे फेंक दिया था।
और ये काम एंट का ही होगा। पैट्रिक ने ये बात उनको बताई, लेकिन कोई नहीं, उनके पास सीढ़ी है और चूंकि बहन उससे लंबा है और इसीलिए वो सीढ़ी पे चढ़ के उसे उतार लेगा और सीढ़ी चढ़ते हुए उसकी हालत टाइट होगी। वो ये जान चुका था कि जरूर पैट्रिक उसे गिराने वाला है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सीढ़ी पे चढ़ गया और इसके बाद वो इस बनी को अपने साथ उतार लाया और अब ये लोग अलविदा बोल के यहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी पैट्रिक ने एंट को तालाब में गिरा दिया। अब ये लोग इतने बेरहम तो नहीं थे कि उसे पानी में यूं डूबता देख के खुद यहाँ से निकल जाएं। सो लुइस ने स्टीयरिंग संभाली और बेन एंट को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा और इतने में पैट्रिक रिमोट कंट्रोल से मेन गेट को बंद कर देता है। बेन ने किसी तरह से एंट को डूबने से तो बचा लिया था, लेकिन अब उसकी खुद की बीवी और बच्ची पैट्रिक की गन पॉइंट पे थे और अब अंदर जाके उनके बैंक बैलेंस चेक किए जिसमें $2,52,000 थे और अब पैट्रिक ने कहा कि इस अकाउंट में $2 लाख ट्रांसफर करो और इसके बाद हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। और हाँ, उसके दोस्त माइक ने उनकी कार का खरीदार ढूंढ लिया है, सो वो कार को अपने साथ लेके जाना भूल ही जाए। लुइस ने फौरन पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन कुछ न हो सका क्योंकि पैट्रिक उन्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं था और अब उसने एग्नेस की जीभ काटने के लिए सिरिंज में एनेस्थीसिया भरा और वो जानवरों को दिए जाने वाला एनेस्थीसिया था और लुइस जो कि अपने पॉकेट में चाकू छुपाए रखे थी उसी से पैट्रिक पे हमला किया और कियारा से बंदूक भी छीन ली और अब जल्दी से सभी ने अपने अपने हाथ खोले और एंट ने जल्दी से पैट्रिक की पॉकेट से चाबी निकाली और अब कियारा गिड़गिड़ाने लगी कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। दरअसल वो भी 17 साल से पैट्रिक की कैद में है और उस वक्त वो एग्नेस की उम्र की थी और इस बार वो उनके झांसे में नहीं पड़े और उन्हें वहीं पे लॉक करके अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल पड़े। थोड़े ही दूर जा पाए थे कि तभी माइन वहाँ पे आ जाता है और उन्हें यहाँ से भागता देख के उन पे हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो उसी के घर में भाग जाते हैं। खिड़कियाँ दरवाजे सभी बंद कर दिए जाते हैं और दरवाजे को अलमारी के साथ बंद कर दिया जाता है और उधर दरवाजा पीटने की आवाज सुन के माइन वहाँ पे आ जाता है और दरवाजा खोल के इन दोनों को आजाद करता है और उन्हें बताया कि वो सभी उसी के घर में छुपे हैं और ये भी कि इस बार उसे हिस्से में पहली बार से ज्यादा पैसे चाहिए और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने फोन कनेक्शन बंद कर दिए। दहशत के मारे उन सभी की हालत खराब थी, लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर उन्हें लड़ना तो होगा ही और अब इन दोनों ने बच्चों को अलमारी में छुपा दिया। दूसरी तरफ पैट्रिक और उसके साथियों को शिकार करना पसंद था और इस मोमेंट को मजीद एंजॉय करने के लिए उसने फुल वॉल्यूम में गाना लगाया और जिसके बाद तीनों शिकारी तीनों तरफ से घर के अंदर इंटर हुए। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था और इस सन्नाटे के बीच अंदर अलमारी से सांस लेने की आवाज वाज़िया तौर पे सुनी जा सकती थी और अभी पैट्रिक ने अलमारी ही खोली थी कि तब तक लुइस अपना काम कर चुकी थी। दर्द के मारे पैट्रिक बिलबिला उठा और अब मौका देके बेन भी माइन पे झपट पड़ा, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया और माइन अब हथौड़ा लेके बेन को मारने ही वाला था और इतने में लुइस ने हथौड़ा उसके सर पे दे मारा और उसकी वहीं पे मौत हो गई। और उधर पैट्रिक को एक आंख से दिखना बंद हो गया था, उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी और तभी उसने कियारा को उन्हें खत्म करने के लिए भेजा और जब कियारा उनके पीछे गई तो देखा कि वो सभी लोग छत से भागने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही कियारा ने उन्हें मारने के लिए बंदूक तानी तो इतने में लुइस ने उस पे हमला कर दिया और लगे हाथ उसका भी काम तमाम हो गया और अब किसी तरह से सीढ़ी लगा के वो नीचे पहुंच गए और इतने में कियारा की चीखों की आवाज सुन के पैट्रिक भी वहाँ पे पहुंच गया और अब एग्नेस उसकी गन पॉइंट पे थी और कियारा को देख के वो रो पड़ा। सिर्फ वही तो थी जो उसका ख्याल रखती थी और अब ये काम लुइस की बेटी करेगी और अब इससे पहले कि वो उनको शूट करता एग्नेस ने उसे एनेस्थीसिया का वही इंजेक्शन लगा दिया। अगले ही पल वो बेहोश होने लगा और बाकी का काम एंट ने कर दिया और जिसके बाद वो इस जंजाल से बच के निकल पाए।